गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी, गंगापुर सिटी, राजस्थान। क्लियर? आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आपकी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है, स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से, त्रिविम समाव्यवस्था के नाम से। क्लियर है? अब तक आपने पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर, एक पढ़ा आपने कॉमन नोमेनक्लेचर और एक पढ़ा आपने एरोमेटिसिटी। क्लियर? अब बेटा ये तीनों चीजें इन चैप्टर्स में यूज होंगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये चैप्टर अगले चैप्टर में यूज होगा। मतलब ये चेन चल रही है पूरी ऑर्गेनिक की। तो आपको डेली एक तो रेगुलर क्लास पढ़नी है। क्लियर है? क्लास पढ़ने के बाद इसके रेगुलर नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? रेगुलर नोट्स बनाने के बाद जो आपको प्रॉब्लम मिले, फिलहाल जो डीपीपी मिल रही है आपको, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप मुझसे डाउट पूछें, लेकिन डाउट पूछने का टाइम फिक्स रखें आप। जैसे 5 से शाम को 8 बजे तक, इवनिंग में 5 to 8 o'clock आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि बेटा आप 8 बजे के बाद कभी 10 बजे कॉल कर रहे हैं, कभी 11 बजे कॉल कर रहे हैं, ऐसा तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन डाउट के लिए स्पेशली 5 से 8 कॉल करिए, ताकि मैं आपको डाउट प्रॉपर वे में बता सकूं। क्लियर है? और आप दिन भर आराम से टॉपिक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना? लेकिन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर इजी भी है तो डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट तो तब है जब इसको आप नहीं समझते हो, और इजी तब है जब इसको समझ लेते हो तो इजी है। क्लियर है? ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड में आपके 3 मार्क्स का है। क्लियर? 16 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट हम इसी चैप्टर से करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सारी रिएक्शंस में यूज होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ईच रिएक्शन आएंगी तो उसमें ये चैप्टर पूरा यूज होगा। क्लियर? तो ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड में 3 मार्क्स का है। जेई मेंस एंड एडवांस, जेई मेंस एंड एडवांस और नीट में इस चैप्टर में से 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक भी है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप इसको रेगुलरली डेली का डेली टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको बहुत मजे आएंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। समझिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं, आप मुझे बताइए। क्लियर? आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, लेकिन आप पढ़िए जरूर। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप हमारे पास पढ़ने नहीं आ रहे और आपकी पढ़ाई ना छूटे, क्योंकि अभी तो ये भरोसा नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन। इसलिए हम आपके सामने वीडियो लेक्चर्स लेके आए और कोशिश की है क्वालिटी को मेंटेन करने की, कि भाई कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन जैसा पॉसिबल हो सकता है वैसा कर रहे हैं। फिर भी आप पढ़िए घर पे और शानदार तरीके से पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा। पढ़ने का तरीका क्या है? आप लेक्चर जब पढ़ें तो टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। क्लियर? और टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ने पर क्या करना है, आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है और इस पे आप पढ़ते जाएं। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो आप ईयरफोन लगाएं और बिल्कुल एक एकांत कमरे में बैठे। ये नहीं टीवी चल रही है, मम्मी पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, सारे लोग बैठे बातें कर रहे हैं और हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। आप एक अलग से रूम में बैठिए, टेबल कुर्सी का यूज करिए और टेबल कुर्सी का यूज करके फिर एक कॉपी लेके बैठिए और पढ़ने बैठिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? और कॉपी में जो जो टॉपिक आपके यहाँ समझ में आता जाए आप नोट करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए और डेली का डेली याद करते जाइए। चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री। ढंग से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? और पढ़ने का तरीका तो मैंने अभी आपको बताया ही सही कैसे पढ़ना है। ये राजस्थान बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का पहला चैप्टर है। हालांकि आपकी बुक में 16 चैप्टर है, लेकिन हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सारे चैप्टर्स में यूज होगा। जैसे IUPAC
अभी आपको पता पड़ जाएगा इस चैप्टर में कितनी यूज होती है और अगले चैप्टर में कितनी यूज होती है। इसलिए IUPAC को भी ढंग से पढ़ के सॉल्व कर लें, शीट जो मैंने दी है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो दिक्कत आए आप मुझसे पूछें। क्लियर? मैंने IUPAC से स्टार्ट की ताकि पूरी ऑर्गेनिक एक क्रम में मैं पढ़ा सकूं, कंप्लीटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पैकेज दे सके हम। क्लियर? इसलिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। क्लियर? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी मॉलिक्यूल की 3D के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाती है आपके स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं त्रिविम समावयवता। किसकी बात करते हैं? त्रिविम समावयवता की बात करते हैं। तो त्रिविम समावयवता में की परिभाषा क्या क्या आती है? हम कहते हैं सर बेसमावयव। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही समावयव बोल दिया। क्या बोल दिया? समावयव। समावयव का मतलब इनके अनुसूत्र समान होंगे। क्लियर है? तो हम कहते हैं वे समावयव जिनके संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न होती है, त्रिविम समावयव कहलाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो कहा वे समावयव। समावयव का मतलब इनके अणुसूत्र समान होंगे। क्या समान होंगे? अणुसूत्र समान होंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि इनके संरचना सूत्र भी समान होते हैं। क्या समान होते हैं? संरचना सूत्र समान है। संरचना सूत्र समान का मतलब है यदि पहले कंपाउंड में ब्यूटेन टू ऑल है तो दूसरे में भी ब्यूटेन टू ऑल होगा। जितने भी समावयवों में सब में ब्यूटेन टू ऑल होगा। पहले में ब्यूटूइन है तो सब में ब्यूटूइन होगा, मतलब उसका नाम चेंज नहीं होगा, केवल और केवल विन्यास परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा? विन्यास परिवर्तित होगा। 3D जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो चेंज होगा। तो वो कहलाते हैं आपके त्रिविम समावयव। क्लियर? तो त्रिविम समावयव को पढ़ने के लिए 2 चीज आनी चाहिए। सबसे पहले तो उनका अणुसूत्र समान होता है और उनका संरचना सूत्र भी समान होता है। संरचना सूत्र समान होने का मतलब सारे समावयवों का नाम एक ही होता है। जैसा अगर पहले समावयव का नाम ब्यूटेन टू ऑल है तो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा जितने ही बनेंगे सबके नाम ब्यूटेन टू ऑल होंगे। पहले का नाम ब्यूटूइन है तो सबके नाम ब्यूटूइन होंगे। पहले का नाम कुछ भी है, जो नाम पहले का वही सब समावयवों के होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कहते हैं, सुनिएगा आप ध्यान से मेरे को, त्रिविम समावयवता की परिभाषा क्या है आप नोट भी करिएगा। हम कहते हैं वे समावयव जिनके संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनमें अणु में उपस्थित परमाणुओं या समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है वो भिन्न होती है, त्रिविम समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। क्लियर? तो क्या बोले हम? वे समावयव जिनके संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन अणु में उपस्थित परमाणुओं और समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, त्रिविम समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। क्लियर है? तो त्रिविम समावयव में क्या क्या समान होता है? एक तो अणुसूत्र समान होता है और एक संरचना सूत्र समान होता है। क्यों? अगर संरचना सूत्र भिन्न कर दिया तो कौन सा समावयव बन जाएगा? वो संरचना समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर संरचना सूत्र भी समान होगा और अणुसूत्र भी समान होगा। कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करें त्रिविम समावयवता का वर्गीकरण कि भाई कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। तो हम बात करें यहाँ पर वर्गीकरण की। तो जो त्रिविम समावयवता है स्टीरियोकेम आइसोमेरिज्म है, ये त्रिविम समावयवता जो है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता, और दूसरा होता है संरूपण समावयवता। क्या होता है भाई? संरूपण समावयवता। विन्यासी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल, क्या बोलते हैं? कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। और संरूपण को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये कॉन्फिगुरेशनल है और वो कन्फॉर्मेशनल है। तो कॉन्फिगरेशनल विन्यासी समावयवता जो होती है ये तो बंध के टूटने के कारण बनती है,
और संरूपण समावयवता जो होती है वो बंध के बिना टूटे बनती है। मतलब विन्यासी समावयवों को हम एक दूसरे में बिना बंध तोड़े परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर? अब विन्यासी समावयवता जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता, और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति समावयवता को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और प्रकाशिक समावयवता को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो क्लियर है? यहाँ पे त्रिविम समावयवता की परिभाषा क्या है? वे यौगिक जिन या वे समावयव जिनके संरचना सूत्र भी समान होते हैं लेकिन इनके अणु में पर उपस्थित परमाणु या समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है वो भिन्न होती है, त्रिविम समावयव कहलाते हैं। अब इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, एक विन्यासी समावयवता, एक संरूपण समावयवता। और विन्यासी समावयवता को पुनः हमने दो भागों में बांटा, एक ज्यामिति समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है, बस तीन भाग हैं इसके, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक संरूपण समावयवता। ये तीन भागों में इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विन्यासी समावयवता। एनी कंफ्यूजन? चलो अब बेटा हम बात करें विन्यासी समावयवता की कि क्या होते हैं विन्यासी समावयव और किन्हें हम कहते हैं विन्यासी समावयवता। तो विन्यासी समावयवता उन समावयवों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिन्हें बिना बंध तोड़े एक दूसरे में अंतर परिवर्तित करना संभव नहीं है। अर्थात जो विन्यासी समावयव वो तभी बनेंगे जब बंध टूटेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार के समावयव जब बनते हैं वो बंध के टूटने के कारण बनते हैं। तो हम कहते हैं विन्यासी समावयवता की परिभाषा में कि यह समावयवता उन समावयवों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिन्हें बिना बंध टूटे एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं किया जा सकता या अंतर परिवर्तित करना संभव नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करें विन्यासी समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ज्यामिति समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ज्यामिति समावयवता की। क्लियर है? तो ज्यामिति समावयवता को समझने से पहले हमें यहाँ पर समझना है बंध का घूर्णन। तो जो बंध होता है उसका घूर्णन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मुक्त घूर्णन और एक होता है प्रतिबंधित घूर्णन। क्लियर? अब मुक्त घूर्णन कैसे होता है और प्रतिबंधित घूर्णन कैसे होता है उसको आप समझिएगा ढंग से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एक कार्बन मेरा ये हाथ है और दूसरा कार्बन मेरा ये हाथ है और ये बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो गया। मान लो ये एक गत्ता है, लकड़ी का टुकड़ा है, गत्ता मान लिया, एक पट्टे का टुकड़ा, और एक ये दूसरा गत्ता है और इन दोनों गत्तों के बीच में हमने एक कील ठोक दी। तो आप जानते हैं एक को पकड़ के दूसरे गत्ते को हम डायरेक्ट यूं घन घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये जो एकल बंध है, कार्बन कार्बन एकल बंध है, ये क्या कर रहा है? मुक्त घूर्णन कर रहा है। एक को पकड़ के हम पूरे दूसरे हाथ को आराम से घुमा सकते हैं। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं मुक्त घूर्णन। तो जो कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, सी एकल बंध जो होता है, ये एकल बंध प्रदर्शित करता है मुक्त घूर्णन। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये मान लो एक गत्ता है और ये दूसरा गत्ता है, इन दोनों गत्तों के बीच में मैंने एक कील ठोक दी। क्लियर? और कील ठोक दी तो मैं एक गत्ते को पकड़ के दूसरे गत्ते को घन घुमा सकता हूँ ना भाई, तो ये तो करेगा मुक्त घूर्णन। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर इन दो गत्तों के बीच में दो कील ठोक दी, ऐसे एक एरी और एक ये, क्लियर? ठोक दी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया, मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध ले लिया। क्या ले लिया मैंने? कार्बन कार्बन द्विबंध ले लिया, ये ले लिया। क्लियर? ये भी कार्बन है एक और एक कार्बन ये रहा, और ये दो बंध द्विबंध इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ गया। तो हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये घुमाने पर ये यहाँ अटक रहा है, और अटक रहा है मतलब मुक्त घूर्णन नहीं है। कौन सा है? प्रतिबंधित घूर्णन है।
तो ऐसे यदि मैं एक गत्ते दो गत्तों के बीच में दो कील से जोड़ दूं, तो यहाँ पर जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा और इस कंडीशन में आएगा ना भाई, प्रतिबंधित घूर्णन करेगा नहीं, और ये ऐसे कंडीशन में आएगा, ये इस कंडीशंस में आएगा। तो इसे कहते हैं हम प्रतिबंधित घूर्णन। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो करता है आपके प्रतिबंधित घूर्णन। क्लियर? कैसे आप देखिएगा एक बार, जैसे मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है और इस कार्बन से दो डबल बॉन्ड जुड़ रहा है ये, और इसको घुमाया मैंने, एक को स्थिर रखा ऐसे और एक को घुमाया मैंने ऐसे। क्लियर? तो ये यहाँ पे अटक गया ना भाई, और जब ये अटक गया तो ये कौन सा घूर्णन कहलाया? ये कहलाया आपके प्रतिबंधित घूर्णन। कौन सा कहलाया? प्रतिबंधित घूर्णन। तो कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है वो प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उस अणु की भिन्न भिन्न ज्यामितियां प्राप्त होती हैं त्रिविम ज्ञान में। जैसे मान लो ये मेरा एक कार्बन है, इस कार्बन से एक ग्रुप पे जुड़ रहा है ए और एक ग्रुप ये जुड़ रहा है बी, मतलब एक तरफ तो उंगलियां, एक तरफ ये क्या कहते हैं इसको, कलाई। ऐसे इस कार्बन से एक तरफ ये उंगली और एक तरफ कलाई है। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, तो यहाँ देखिए ये एक फॉर्म है जिसमें दोनों हाथों की उंगलियां एक ही साइड है और दोनों हाथों की कलाइयां एक ही साइड है। क्लियर है? अब इसको घुमाया मैंने, प्रतिबंधित घूर्णन। अब ये यहाँ पर दोनों उंगलियां क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी ना भाई। तो एक ज्यामिति तो ये होगी विपरीत वाली और एक ज्यामिति ये हो गई समान वाली। क्लियर है? तो दो भिन्न भिन्न ज्यामिति हो गई, एक तो ये और एक ये। तो इन्हें हम कहते हैं ज्यामिति समावयव। क्या कहते हैं इन्हें? ज्यामिति समावयव। और वह ज्यामिति समावयव जिसमें ये दोनों स्थितियां, दोनों समान समूह यानी दोनों हाथों की उंगलियां एक ही साइड है, वो कहलाएगा समपक्ष सिस। क्या कहलाएगा? समपक्ष सिस। कब? जब दोनों हाथों की उंगलियां एक ही ओर हो, और जब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो ये कहलाएगा विपक्ष समावयव, मतलब ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? तो ये कहलाता है प्रतिबंधित घूर्णन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप क्या सीखे? कार्बन कार्बन जो एकल बंध होता है वो तो मुक्त घूर्णन प्रदर्शित करता है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब हम बात करें ज्यामिति समावयवता की। तो ज्यामिति समावयवता में हमने कहा कि सर द्विबंध, द्विबंध कौन कौन सा हो सकता है? कार्बन कार्बन द्विबंध हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विबंध हो सकता है, के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, क्या बोला मैंने, के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण दो भिन्न भिन्न ज्यामितियां प्राप्त होती हैं जिन्हें हम ज्यामिति समावयव कहते हैं, और इस घटना को ज्यामिति समावयवता कहते हैं। क्या बोला मैंने? द्विबंध। अब वो द्विबंध क्या हो सकता है? कार्बन कार्बन द्विबंध हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विबंध हो सकता है। के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण त्रिविम में दो ज्यामितियां प्राप्त होती हैं, या त्रिविम में भिन्न भिन्न ज्यामितियां प्राप्त होती हैं जिन्हें हम ज्यामिति समावयव कहते हैं, और इस घटना को ज्यामिति समावयवता कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये दोनों समान समूह एक ही ओर हैं, तो इस ज्यामिति को तुमने कहा समपक्ष सिस समावयव, और यहाँ पर इसको घुमा दिया तो ये दोनों समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये कहलाता है विपक्ष समावयव। क्या कहलाता है? विपक्ष समावयव। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें कि ज्यामिति समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से यौगिक ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, उनकी शर्त क्या है। तो पहली शर्त आप देखें, तो पहली शर्त ये है कि यौगिक में या तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्रेजेंट हो, या C डबल बॉन्ड N बॉन्ड प्रेजेंट हो, या N डबल बॉन्ड N बॉन्ड प्रेजेंट हो। मतलब यौगिक में या तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड हो, या C डबल बॉन्ड N बॉन्ड हो, या N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट हो। क्लियर है? दूसरा, अगर प्रतिबंधित घूर्णन देखना है एकल बंध है, तो एकल बंध केवल वलय में आएगा। उसमें आएगा वलय में, जो कार्बन कार्बन की जो वलय है उसमें एकल बंध आएगा, ये C। क्लियर? तो ये एकल बंध जो है वो प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करता है। ये सामान्य एकल बंध प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता। तो सामान्य जो एल्केन है वो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जो साइक्लो एल्केन है वो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं।
तो पहली कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन हो गई कि यौगिक के अंदर या तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड होना चाहिए, या C डबल बॉन्ड N बॉन्ड होना चाहिए, या N डबल बॉन्ड N बॉन्ड होना चाहिए, या अगर वो चक्रीय यौगिक है तो कार्बन कार्बन एकल बंध होना चाहिए, तब तो वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। दूसरा क्या है कि जो द्विबंधित कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने चाहिए, मतलब दोनों समूह भिन्न हो। कैसे? अब मान लो ये द्विबंधित कार्बन आ गया C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे दो समूह, भाई कार्बन की दो संयोजकता पूरी है, बची दो, तो एक A से पूरी हो रही है और एक B से पूरी हो रही है, और यहाँ पर एक A से पूरी है और एक B से पूरी है। तो यहाँ पर कंडीशन है A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A B के समान नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे अपन यहाँ बनाए C डबल बॉन्ड C, यहाँ जो समावयव बनेंगे इसमें ये A B हो गया, ये A B हो गया। तो आपको क्या सीखना है? आपको ये समझना है कि दोनों कार्बन से जुड़े हुए समूह तो समान हो सकते हैं, इधर भी ये हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान नहीं होंगे। ये A है, ये B है, तो ये प्रदर्शित करेंगे आपके ज्यामितीय समावयवता। क्यों? अगर समान होंगे तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित क्यों नहीं करते? आप देखो ये भिन्न है, पहले तो A इज नॉट इक्वल टू B। अब यहाँ पे मैंने इस डबल बॉन्ड को घुमाया, और इस डबल बॉन्ड को घुमाया तो आप यहाँ देखिएगा ये A है, ये B है। क्लियर? और इसको घुमा दिया, अब एक को पकड़ लिया, एक को घुमा दिया, तो ये B तो ऊपर चला गया और A नीचे आ गया। तो दोनों समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो गए, और यहाँ दोनों समान समूह एक दूसरे की ओर ही हैं। तो जब दोनों ज्योमेट्री अलग अलग है ना भाई, इसमें दोनों कार्बन के A एक ही दिशा में है, यहाँ दोनों कार्बन से जुड़े हुए A विपरीत दिशा में, ये इधर है तो ये इधर है। तो जब वह ज्यामितीय रूप जिसमें दोनों कार्बन से जुड़े हुए समान समूह एक ही ओर हो, वो कहलाता है समपक्ष समावयव। क्या कहलाता है? समपक्ष समावयव, सिस आइसोमर। क्लियर? और जिसमें दोनों समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो तो वो कहलाता है विपक्ष समावयव, यानी ट्रांस आइसोमर। क्या कहलाता है वो? ट्रांस आइसोमर। कोई कंफ्यूजन? तो एक समपक्ष समावयव हो गया और एक विपक्ष समावयव हो गया। अब मान लो कि ये दोनों को मैं भिन्न भिन्न समान कर दूं, मान लो ये दोनों समान हो गए, ये ऐसे हो गया C डबल बॉन्ड C, ये A और B थे, ने दोनों A कर दिए और इधर मैंने भिन्न कर दिए। अब ये देखिए समावयवता प्रदर्शित करेगा नहीं करेगा? A के सामने A आ रहा है, B की ओर B A आ रहा है। अब इसको मान लो मैंने घुमा दिया, या इसको घुमा दे, इसको घुमा दे तो B ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, C डबल बॉन्ड C, A और A। अब A के सामने A है और B की दिशा में भी A है, तो समान है ना भाई, A की ओर A और B की ओर भी A है। तो कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर? तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। एक कार्बन जो द्विबंधित कार्बन है उस एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। क्लियर? और एग्जांपल लें, जैसे आपने ये ले लिया, क्लियर, आपने जैसे ही ले लिया C डबल बॉन्ड C, अब मान लो इधर A B हो गया और इधर A D हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन पर एक समूह समान है, A और एक समूह समान है, लेकिन आपको क्या देखना है? केवल ये देखना है कि जो एक कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूह A इज नॉट इक्वल टू B, यहाँ पे जुड़े हुए दोनों समूह A इज नॉट इक्वल टू D, मतलब दोनों समूह बराबर नहीं होने चाहिए। एक तो ये दोनों और एक ये दोनों, ये आपस में बराबर हो सकते हैं लेकिन ये ऐसे बराबर नहीं होंगे, कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह बराबर नहीं। क्लियर? तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। एक रूप तो ये बन गया। एक रूप क्या बनेगा? इसको घुमा दो, इसको पकड़ के घुमाया तो देखो यहाँ पर तो A और B तो ऐसे कैसे आ गया, इसको घुमाया तो D ऊपर पहुंच गया और A नीचे आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या नाम देंगे इनका? जब दो समान ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दो में से कोई भी एक समान है, तो जो समान है वो एक ही ओर है तो वो कहलाएगा समपक्ष, मतलब सिस। क्लियर? और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हो रहे हैं तो कहलाएगा
विपक्ष यानी ट्रांस। क्लियर? फिर और देखिए अपन यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ए बी डी और ई। तो इस ये भी ज्यामिति समानता कैसे करेगा, एक ग्रुप पे ही हो गया, एक में इसको घुमा दो तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ तो ए और बी था, यहाँ ई और डी था। चलिए, तो दोनों रूप देखिए अलग अलग है, एक बार तो एक ही साइड में डी है और एक बार एक ही साइड में ई है। क्लियर? तो दोनों ज्यामिति रूप अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अब हम समपक्ष और विपक्ष नाम नहीं देंगे, यहाँ हम नाम देंगे ई और जेड। एक को ई देंगे और दूसरे को जेड देंगे, उसके लिए हम अभी रूल्स पढ़ेंगे आगे, और एक टॉपिक पढ़ेंगे ईजेड नोमेनक्लेचर। तो ईजेड तो हम इन सबको दे सकते हैं, जितने भी ज्यामिति समावयव है सबको हम ईजेड बोल सकते हैं, लेकिन सिस ट्रांस हम केवल उन्हीं में दे सकते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कम से कम एक समूह समान है दोनों कार्बन पर, तो हम समपक्ष और विपक्ष नाम दे सकते हैं। बाकी ईजेड तो हम इन दोनों का भी दे सकते हैं, ईजेड, और इन दोनों का भी हम ईजेड दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये ज्यामिति समानता प्रदर्शित करने की शर्तें समझ में आई कि नहीं आई? क्या शर्तें हैं? या तो सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, या सी डबल बॉन्ड एन होना चाहिए, या एन डबल बॉन्ड एन होना चाहिए, या वलय यौगिकों में कार्बन कार्बन एकल बंध होना चाहिए। क्लियर? दूसरी शर्त क्या है, जो द्विबंधित कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। क्लियर है ये तीनों कंडीशन? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। जैसे आपने यहाँ पर देखा, जैसे ये ले लिया आपने सी डबल बॉन्ड एन वाले यौगिक, तो यहाँ पे सी से तो दो ग्रुप जुड़ेंगे, ए और बी, और एन की वैलेंसी 3 ही होती है, नाइट्रोजन वैलेंसी, तो यहाँ दो तो है ही है, एक और जुड़ गया, ये ए बी सी कुछ भी ले लो, एक लॉन पेयर होता है इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर ये कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। एक कार्बन, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने चाहिए, मतलब वो दोनों समूह कभी भी समान नहीं होंगे, यदि समान है तो वो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? अब हम देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। क्लियर? अब बेटा हम लेते हैं ज्यामिति समावयवता में पहला प्रकार, कार्बन कार्बन द्विबंध के कारण ज्यामिति समावयवता, मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध जिन यौगिकों में उपस्थित है उनमें ज्यामिति समावयवता। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि जो कार्बन कार्बन द्विबंध है, अब इसमें दो वैलेंसी बच रही हैं, तो ये ए और बी है, ये ए और बी, ये ए और बी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? और फिर यहाँ दो ए और बी हो यहाँ पर, और यहाँ पर बी और डी हो, तो यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ पर भी वही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू डी। क्लियर? और ये चारों डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं ए बी डी ई, कंडीशंस क्या है कि द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए समूह क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था दो समान समूह एक ही ओर है तो हमने उसको कहा था समपक्ष, और जब दो समान समूह एक दूसरे के विपरीत हैं तो उसको हमने कहा था विपक्ष। क्या कहा था उसको हमने? विपक्ष कहा था। जैसे यहाँ पर देखें दोनों ए एक ही ओर है तो इसको हमने कहा था सिस समपक्ष, और दोनों ए एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसको हमने कहा विपक्ष। क्या कहा हमने इसको? विपक्ष का। क्लियर? तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब हम देखें यहाँ पे एग्जांपल्स लें। जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल लिया ब्यूट 2इन। अब देखें क्या ये ज्यामिति समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ ब्यूट 2इन है, मतलब 4 कार्बन है, बना लीजिएगा सूत्र, 2 पर इन है, डबल बॉन्ड लगा लिया, CH3 और यहाँ 3 वैलेंसी है कार्बन की, तो एक बच रही है, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा। तो हमारा पहला क्या काम है, कंडीशन क्या है, C डबल बॉन्ड C है कि नहीं है। यहाँ पर C से एक ग्रुप जुड़ रहा है CH3 और एक ग्रुप जुड़ रहा है H,
इधर भी एक ग्रुप जुड़ रहा है CH3 और दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है H। क्लियर है? तो पहला काम है C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। क्या A इक्वल टू B है? नहीं है, तो यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू B है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर देखो, जब दो समान समूह दोनों CH3 एक ही ओर हैं तो इसे हम कहते हैं समपक्ष समावयव। क्या कहते हैं इसे? समपक्ष समावयव, सिस आइसोमर। क्लियर? और यदि मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ले लिया C डबल बॉन्ड C CH3 और H, इसको घुमा दिया, मतलब H ऊपर चला गया और CH3 नीचे आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों समान समूह एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है तो वो कहलाएगा विपक्ष समावयव, मतलब ट्रांस आइसोमर। क्या कहलाएगा वो? विपक्ष समावयव मतलब ट्रांस आइसोमर। और एग्जाम्पल ने, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया ब्यूट 1 ले लिया। क्या ले लिया भाई? ब्यूट 1। तो ब्यूट 1 में क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 पर इन है। क्या है भाई? यहाँ पर 1 पर इन है, और जब यहाँ पर हमारे पास 1 पर इन है तो यहाँ देखें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक जुड़ रहा है C2H5। भाई CH2 CH3 है ना भाई, C2H5 हो गया, और इस कार्बन से जुड़ रहे हैं आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। क्लियर? इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और एक C2H5। तो आप देखो A और B, A इक्वल टू B हो गया, यहाँ पर ये दोनों B है ना भाई, A बराबर B हो गया ना यहाँ पर, और A बराबर B हो गया, ये दोनों समूह समान हो गए। तो समान होने पर ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर? तो ये ब्यूट 1 ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि ये दोनों समूह क्या हो गए? समान हो गए। और एग्जांपल लें अपन, और एग्जांपल्स लें, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया ब्यूट 2 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या नाम दिया? ब्यूट 2 1,4 डाई ओइक एसिड। अब हम देखें क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिक लाइफ में शो करेगा या नहीं करेगा, वो देखिएगा। सबसे पहले तो इसका सूत्र बनाएंगे। तो हमारा मूल नाम क्या है? ब्यूट। तो ये 4 कार्बन का हमने ले लिया मूल नाम ब्यूट। फिर 2 पर इन है, तो ये 1 2 3 और 4, 2 पर इन लगा दिया। फिर 1 और 4 पर डाइओइक है, ओइक का मतलब कार्बन इंक्लूड है, COOH का डाइओइक है, ये लगा दिया। अब बची कार्बन की बैलेंस यहाँ पूरी कंप्लीट है, इसमें 2 और 1 3 है, बची 1, तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा दिया, इधर भी 1 बच रही है तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये। तो आप देखिएगा यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्या है यहाँ पर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से एक COOH है, इस कार्बन से एक H है, इधर भी COOH है, और दूसरा ग्रुप क्या है आपका? H। तो पहले देखिए ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। आप देखिएगा C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। क्लियर? एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक COOH और एक H है, इधर भी एक COOH और एक H। करेगा? A इज नॉट इक्वल टू B आ गया। ये कौन सी फॉर्म बनी? ये फॉर्म बनी समपक्ष। तो यदि इसका IUPAC नाम पूछे तो क्या नाम होगा? समपक्ष, और ये नाम लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? सिस ब्यूट 2 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं इसको घुमा दूं और ये ऐसे बना दें C, देखिए यहाँ पर तो COOH है ही है, इधर H है, इसको घुमा दिया और यहाँ ले लिया COOH। क्लियर? तो ये कहलाएगा आपके विपक्ष, क्योंकि दोनों COOH एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका नाम क्या हो गया? IUPAC नाम क्या होगा? ट्रांस, और ये पूरा नाम जोड़ देंगे इसका, ब्यूट 2 1,4 डाइओइक एसिड। अब ये जो यौगिक है, इस यौगिक के समपक्ष समावयव और विपक्ष रूप दोनों के नाम अलग अलग है, सामान्य नाम अलग है। समपक्ष समावयव को तो कहते हैं मैलेइकम। क्या कहते हैं इसे? मैलेइक
अम्ल कहते हैं और विपक्ष समावयव को कहते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। तो एक तो है मैलेइक और एक है फ्यूमेरिक। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक का नाम तो यही है यूपीएससी, लेकिन इनके नाम में जो सिस फॉर्म है, समपक्ष है, वो मैलेइक है, जो विपक्ष है वो फ्यूमेरिक है। ये डिफरेंस आएगा। क्लियर? और ये राजस्थान बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो पूछ सकता है मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड के संरचनाएं दीजिए, तो आपको ये मैलेइक मतलब समपक्ष देना है और फ्यूमेरिक मतलब विपक्ष देना है। किसका? ब्यूट-2-इन-1,4 डाइओइक एसिड का। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और एग्जांपल देखें। अब देखिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेंगे और कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेंगे। क्लियर है? और उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कैसे कैसे बनेंगे वो देखिए। पहला आया ब्यूट-2-इन-1 एसिड। क्या आया? ब्यूट-2-इन-1 एसिड है। तो पहले में ब्यूट है, तो ब्यूट का पहले 4 कार्बन का बना लीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 2, 3 और 4, तो 2 पर इन है तो 2 पर इन लगा दिया। ओई के 1 पर तो COOH लगा दिया। क्लियर? बाकी कार्बन की वैलेंसी 3 बच रही है, यहाँ 1-1 बच रही है, तो ये 1-1 पूरी कर। पहला काम क्या है कि हमारा देखना कि सर इसमें C बॉन्ड है कि नहीं है। यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? इस कार्बन से एक तो जुड़ रहा है COOH और एक जुड़ रहा है H, और इस कार्बन से एक जुड़ रहा है CH3 और एक जुड़ रहा है H। क्लियर है? तो यहाँ पर एक तो C बॉन्ड है और डबल बॉन्डेड कार्बन से एक COOH एक H, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ पर भी एक CH3 और एक H है, मतलब ये D और ये B हो गया, तो B इज नॉट इक्वल टू D। क्लियर? तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा पहली चीज। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? एक फॉर्म तो ये बन गई, इसे तो कहेंगे हम सिस मतलब समपक्ष। कौन सा है? तो समपक्ष। एक इसको घुमा दिया मैंने, घुमा दिया तो यहाँ पे देखो C, ये H ऊपर और COOH नीचे। क्लियर? और ये CH3 ऊपर और ये H नीचे गए, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। जो समान है वही देखना है विपरीत, तो ये कहलाएगा ट्रांस मतलब विपक्ष। तो यदि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को सम्मिलित कर दूं और इस कंपाउंड का नाम लिखूं, तो इसका नाम आएगा सिस ब्यूट-2-इन-1 एसिड और इसका नाम आएगा ट्रांस ब्यूट 2-इन और 1 एसिड। क्लियर? ये इसका नाम आएगा। तो पहला हो गया। दूसरा बात करें सेकंड में 3-फेनिल प्रोप 2-इन-OIC एसिड। तो प्रोप है 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3, तो 3-फेनिल, 3 पर फेनिल है मतलब C6H5 है, मैं इसको यहीं जोड़ दूं, C6H5 है, और 2 पर इन है, 2 पर इन है, और OIC है 1 पर, तो 1 पर OIC है। क्लियर? यहाँ क्या बच रहा है? H, और यहाँ क्या बच रहा है? एक H। तो पहले यहाँ देखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करने कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिए ये C है, एक यहाँ पर COOH है और एक ग्रुप यहाँ पर H है, यहाँ एक ग्रुप C6H5 है और एक ग्रुप आपके H है। क्लियर? तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिक शो करेगा। तो यहाँ देखिए कौन सा आइसोमर है? 2 हाइड्रोजन सेम है, तो हाइड्रोजन जब सेम साइड है तो ये कहलाएगा सिस आइसोमर। क्या कहलाएगा? ये सिस आइसोमर। क्लियर? और ऐसे यदि मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो किसी को भी घुमा सकते हैं आप, इसको घुमाओ या इसको घुमाओ, मैं इसको घुमा देता हूँ। इस वाले को घुमाएंगे तो देखो ये ऐसे जाएगा, तो C6H5 कहाँ पहुंच गया? नीचे, और H कहाँ पहुंच गया? ऊपर। तो आप देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ बना C, तो देखिए C6H5 नीचे, H ऊपर, बाकी ये COOH और H दोनों समान समूह कहाँ हैं एक दूसरे के?
विपरीत है, तो विपरीत है तो क्या कहलाएगा ये? ट्रांस। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा सर, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों तो शो करेंगे, पहला और दूसरा। अब हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की और चौथे एग्जाम्पल की, अन्य एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना भाई? देखते हैं अपन शो करेगा कि नहीं करेगा, वो देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर पहला और दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें, 2 मेथिल ब्यूटूइन है, तो देखो बेटा ये ब्यूटूइन है, तो ये ब्यूटूइन ले लिया, 1 2 3 और 4, 2 पर इन लगाया और 2 पर ही मैथिल है, 2 पर मैथिल जोड़ दिया, बस खत्म। बाकी बैलेंस ही पूरी करिए। H3 क्लियर? यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ 2 3 4 पूरी हो गई, यहाँ 3 पूरी हो गई। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 CH3 जुड़ रहे हैं इससे, और इधर जुड़ रहा है एक CH3 और एक H। क्लियर? तो अब आप देखिएगा यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 सेम ग्रुप जुड़ गए। क्या जुड़ गए भाई? 2 सेम ग्रुप जुड़ गए, दोनों CH3 सेम हो गए, और दोनों CH3 सेम हो गए, देन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ये यौगिक ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर तीसरा यौगिक ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। क्लियर? अब हम बात करें चौथे की, तो चौथे में क्या है आप देखिएगा। चौथा यौगिक कौन सा है आपके? चौथा देखें, 3 मेथिल ब्यूटूइन ओइक एसिड, तो ब्यूटूइन है बेटा, तो ब्यूटूइन है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, ये आप बना लीजिए पहले ब्यूटूइन। 3 पर मैथिल है, 3 पर मैथिल है और 2 पर इन जोड़ दिया, 1 पर ओइक है और ये 1 पर ओइक है। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखें क्या आएगा, बैलेंस ही पूरी करो का, कार्बन की हाइड्रोजन से 3, यहाँ 4 पूरी है ये इसकी, यहाँ 2 और 1 3 है, एक बच रही है ये पूरी। तो आप देखिएगा C डबल बॉन्ड C है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3, और 2 सेम ग्रुप है, देन ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। क्या कहा मैंने? ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। कोई कंफ्यूजन? फिर देखें हम यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल देखें, 5th एग्जाम्पल देखें। तो 5वां एग्जाम्पल क्या कहता है आपके, 2,3 डाई क्लोरो पेंटूइन, पेंट है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने ये नंबरिंग दे दी, बनाइए। 2 पर और 3 पर डाई क्लोरो है, ये Cl और ये Cl हो गया, और 2 पर इन है, ये हो गया। बाकी क्या है? H3, ये हो गया H2 और H3। क्लियर? तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहाँ Cl है, ये C2H5 है, यहाँ Cl है, ये CH3, दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना भाई, तो ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा। और करेगा तो क्या क्या रूप बनेंगे इसके, वो देखिएगा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपने ले लिया Cl और CH3, और इधर ले लिया आपने Cl और क्या, ये C2H5, ये कौन सा रूप हो गया? सिस। तो ये दोनों Cl सेम साइड है। क्लियर? और यहाँ पे आपने दूसरा फॉर्म बनाया, इस C2H5 को ऊपर ले जाइए, और Cl कहाँ आ गया? नीचे। इधर तो Cl ऊपर था ही सही और CH3 नीचे, कौन सा फॉर्म हो गया ये? ट्रांस, मतलब विपक्ष। कौन सा फॉर्म हो गया? विपक्ष। तो 5th वाला भी शो करेगा। अब बात करें अपन 6th वाले एग्जाम्पल की, कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, वो देखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिया 1 2 डाई ब्रोमो एथीन, तो ये एथीन है, C डबल बॉन्ड C, इस पर ब्रोमो, बचा एक हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आप देखो ये तो सिंपल सा है, डबल बॉन्ड भी है, एक हाइड्रोजन एक Br, एक हाइड्रोजन एक Br, तो ये शो करेगा। तो यहाँ पर देखो H और Br दोनों समान ग्रुप एक ही हो रहे हैं, तो ये हो गया क्या? समकक्ष
क्लियर। और दोनों समान ग्रुप एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां पर देखिएगा BR H और BR और H ये एक दूसरे के विपरीत है, दोनों समान ग्रुप। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा आपके विपक्ष। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर तीसरा चौथा प्रदर्शित नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो ये है ज्यामितीय समावरता किन यौगिकों में जिनमें C बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब हम कल पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स, N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड, साइक्लिक और ईजर नोमेनक्लेचर और सिस ट्रांस आइसोमर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई कंफ्यूजन? देन टेल मी। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। और आप डेली का टॉपिक डेली पढ़ें, कोई भी कोताही नहीं करें, कोई भी लापरवाही नहीं करें। डेली का टॉपिक डेली पढ़ें। और टॉपिक को पढ़ते समय मैं दोबारा कह रहा हूं, एकांत रूम में बैठें, टेबल कुर्सी पर बैठें, अपनी कॉपी निकाल के नोट्स बनाएं और डेली की तैयारी डेली करें। और जो चीज आपकी समझ में नहीं आती है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, तो आप संबंधित टीचर्स को कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर। क्लियर है। और बाकी डाउट सॉल्व करने का टाइम फिक्स कर लें इवनिंग में 5 से 7, ताकि टीचर अपने एक फिक्स टाइम पर बैठे और वो आपको डाउट सॉल्व करके दे और आपको प्रॉपर वे में डाउट सॉल्विंग हो जाए। ये नहीं कोई रात को 11 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे, कोई सुबह 6 बजे फेंक दिया, कोई ने 5-7 बजे कर दिया। नो, आप फिक्स टाइम रख लीजिए डाउट सॉल्विंग का 5 से 7। हम आपको डेली वीडियो इवनिंग में डालेंगे। क्लियर है। आज तो मैंने सुबह डाल दिया, मॉर्निंग में वीडियो चलाई गया आपके कल का।